हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 10th सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। कोई भी डाउट आता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है जीएस का, तो उसको ज्वाइन किया जा सकता है। और करंट अफेयर्स की इनको पीडीएफ्स को लेने के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th सितंबर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है सुपर टाइफून हिनामनोर से। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म कहा जा रहा है कि सबसे ताकतवर तूफान है जो 2022 का है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल स्टॉर्म ऑफ 2022 जिसको सुपर टाइफून कहा जा रहा है हिनामनोर हैज़ बीन बैरलिंग अक्रॉस द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, यानी कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, तो ये वहाँ पे आ रहा है एंड इज़ प्रेजेंटली हर्टलिंग बैक टूवर्ड द आइलैंड ऑफ जापान। तो यानी कि जापान और साउथ कोरिया के आसपास ये तूफान है जो मिल रहा है और 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। कैटेगरी 5 का टाइफून है, हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है ये किसी भी स्केल पे, यानी कि इससे ऊपर का टाइफून नहीं हो सकता। तो जो टाइफून का लेवल है वो कैटेगरी 5 है जो कि सबसे ऊपर है। वाज अबाउट 230 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जापान ओकिनावा। तो जापान का जो ओकिनावा शहर है वहाँ से सिर्फ 230 किलोमीटर दूर है। एज इट इंचेस टूवर्ड द जापानीज आइलैंड्स वंस अगेन द टाइफून इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप फर्दर। ये कहा जा रहा है जैसे जैसे वो जापान के आइलैंड के नज़दीक जा रहा है वैसे वैसे टाइफून जो है और तेज़ी से डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट आता है GS2 से न्यूज़ आ रही है कि IMF का कहना यह है कि वो श्रीलंका को $2.9 बिलियन का लोन देगा या उसको लेंड करेगा। तो यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो इंटरनेशनल फोराज हैं जिस तरह की जैसे कि IMF है, तो उससे न्यूज़ बनती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि IMF क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे श्रीलंका को पैसे देते हुए। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किया है $2.9 बिलियन का लोन श्रीलंका को। आइलैंड कंट्री जो हम जानते हैं कि 1948 जब वो आज़ाद हुआ था उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि अपनी सबसे बुरी आर्थिक स्थिति से वो जूझ रहा है। जो पुरानी सरकारों ने जो अलग अलग तरह के डिसीजंस लिए उससे जो समझ में आता है। तो विटनेस्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स अर्लियर दिस ईयर दैट फोर्स्ड गोटाबाया राजपक्षा टू रिज़ाइन एज प्रेसिडेंट। उन्होंने प्रेसिडेंट के पद से रिज़ाइन कर दिया एंड बॉट रनिल विक्रमसिंघे टू पावर। तो जो गोटाबाया राजपक्षा थे वो तो चले गए हैं पावर से, प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, और इस टाइम पे रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बन गए हैं। तो प्रेसिडेंट विक्रमसिंघे ने, जो कि कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने पहला बजट पेश किया है ये रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए और इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। तो इसमें इन्फ्लेशन से भी लड़ा जाएगा और रेवेन्यू को भी बूस्ट किया जाएगा। तो इस तहत यानी कि इस तरह से एक बजट को पेश किया गया है। नेक्स्ट आता है हु विल द IMF फंड्स हेल्प श्रीलंका, यानी कि IMF फंड्स जो हैं वो किस तरह से हेल्प करेंगे श्रीलंका की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी। तो फंड जो है पहली बार तो 4 साल तक दिए जाएंगे, यानी कि फंड जो होगा जितना भी अमाउंट है ये 4 साल में फेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी। एक तो इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को स्थिर लाने के लिए, और बूस्ट ग्रोथ, और यानी कि वहाँ पे जो विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पैसे जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। द पैकेज विल हेल्प रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू टू सपोर्ट फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी कि तो फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, यानी कि राजकोषीय समेकन करना है। टू सपोर्ट फिस्कल कंसोलिडेशन इंट्रोड्यूस न्यू प्राइसिंग फॉर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तेल के लिए, बिजली के लिए नए दाम जो हैं वो जारी किए जाएंगे। सोशल स्पेंडिंग बढ़ाई जाएगी, यानी कि जो समाज के लिए खर्चा करना है वो बढ़ाया जाएगा। सेंट्रल बैंक को ऑटोनॉमी दी जाएगी, यानी कि जो केंद्र बैंक होगा, जैसे भारत में RBI है, जैसे उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं उसी तरह से कुछ पावर्स वहाँ के सेंट्रल बैंक्स को दी जाएंगी। और डिप्लीटेड फॉरेन रिजर्व्स, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं जो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल वहाँ पे, उनको दोबारा बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर अभी देखें तो अभी क्या सिचुएशन है श्रीलंका की, तो अभी श्रीलंका $51 बिलियन के फॉरेन डेट में है, यानी कि इतना ज़्यादा अभी कर्ज में है। और विच $28 बिलियन हैज़ टू बी रीपेड बाय 2028, जिसमें से $51 बिलियन में से $28 बिलियन अभी उसको 2028 तक एक तरह से आप कह सकते हैं कि रीपे करना है। लेकिन उसके ऊपर लोन 51 बिलियन का है। श्रीलंका को जो हेल्प कर रहा है IMF वो 2.9 बिलियन डॉलर्स की कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि IMF जो हेल्प कर रहा है वो मात्र 2.9 बिलियन डॉलर्स की हेल्प कर रहा है, जबकि श्रीलंका को इस टाइम पे 51 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर कर्ज है। अगर आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि $1 बिलियन इस टाइम पे मतलब है करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए। तो $1 बिलियन अगर 8,000 करोड़ है तो आप 50 बिलियन लगा सकते हैं। तो यानी कि करीब करीब कितने हज़ार करोड़ हो गए हैं, कितने लाख करोड़ हो गए हैं, 4 लाख करोड़ के आसपास आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द IMF कंट्री की इकोनॉमी जो है वो 8.7% श्रिंक हो गई है 2022 में, वाइल इन्फ्लेशन राइजेज टू अबव 60%। श्रीलंका के अंदर इस टाइम पे इन्फ्लेशन 60% से भी ज़्यादा है। आप उम्मीद कर सकते हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में अगर इन्फ्लेशन 8% 9% होने लगता है तो हम महंगाई को बहुत ज़्यादा कहने लगते हैं कि सरकार ने महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो 8% 9% पे ही महंगाई बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है, और जिस कंट्री में इन्फ्लेशन 60% पहुंच गया हो तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे हालत क्या होगी। नेक्स्ट आता है लैंडमार्क मैरी रॉय केस इन सुप्रीम कोर्ट विच गेव सीरियन क्रिश्चियन वीमेन इक्वल राइट टू प्रॉपर्टी। तो सीरियन क्रिश्चियन जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी में इक्वल हक मिलने का जो आप कह सकते हैं जो श्रेय जाता है वो मैरी रॉय को जाता है। ये अरुंधति रॉय की मदर है। तो एजुकेटर और विमेन राइट एक्टिविस्ट थी मैरी रॉय, जो अभी हाल ही में 1 सितंबर को जिनकी डेथ हुई है। वॉज बेस्ट नोन फॉर द मैरी रॉय केस, जो एक प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल था, बहुत ही लंबे समय तक चलता रहा, एक कानूनी विवाद था, लीगल बैटल था, दैट इंश्योर्ड इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर विमेन फ्रॉम केरला सीरियन क्रिश्चियन फैमिली। तो केरला की जो सीरियन क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं, यानी कि अभी सीरिया में वो रहा करते होंगे वे लोग, और सीरिया की जो क्रिश्चियन थी वो भारत में आ गए हैं, भारत में केरला में आके बसे, तो उनके पास इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स यानी महिलाओं के पास इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स का अधिकार नहीं था। तो रॉय हु डाइड इन कोट्टायम एट द एज ऑफ 89 वॉज द मदर ऑफ मैन बुकर प्राइज विनिंग ऑथर अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय की मदर थी हैं मैरी रॉय। तो 1983 की पिटिशन आई थी आर्टिकल 32 के तहत। तो क्या है उसको समझ लेते हैं। तो डिनाइड इक्वल राइट्स टू हर डिसीज्ड फादर्स प्रॉपर्टी। तो यानी कि जो मैरी रॉय के फादर थे, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनके भाइयों ने, मैरी रॉय के भाइयों ने वो मना कर दिया। तो मैरी रॉय सूड हर ब्रदर जॉर्ज आइजैक, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ केस दैट इज सीन एज अ माइलस्टोन इन इंश्योरिंग जेंडर जस्टिस इन इंडिया। तो जेंडर जस्टिस के लिए बहुत ही लैंडमार्क केस माना जाता है ये। की क्वेश्चन यहाँ पे था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इन वेदर इन टेरिटरीज दैट वंस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल ट्रैवनकोर स्टेट मैटर्स ऑफ इंटरस्टेट, यानी कि एक पर्सन हु हैज़ डाइड विदाउट लिविंग अ विल। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या थी, यहाँ पे ये था कि जो मैरी रॉय के फादर थे वो बिना विल के डेथ हो गई थी उनकी, यानी उन्होंने कभी अपने विल नहीं बनाई थी। तो बात ये आ रही है कि जब उन्होंने कोई विल नहीं बनाई है तो उनका जो डिसीजन होगा वो ट्रैवनकोर क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट से होगा या इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से होगा। तो कौन से वाले एक्ट से ये डिसीजन होगा कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, 1917 के एक्ट से या 1925 के एक्ट से, सारा मामला ये था। तो ट्रैवनकोर सक्सेशन एक्ट कहता है कि अंडर द ट्रैवनकोर सक्सेशन एक्ट विमेन बिलोंगिंग टू सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब देखिए जो ट्रैवनकोर सक्सेशन एक्ट यानी कि जो ट्रैवनकोर के जो राजा थे उनके टाइम पे जो एक्ट बना था उसके अकॉर्डिंग तो ये रहेगा कि जो सीरियन क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसमें जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी पे कोई भी हक नहीं है। तो मैरी रॉय की यहाँ पे प्ले ये आई कि उन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए ये कहा कि आप जेंडर के बेसिस पे, भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि आप जेंडर के बेसिस पे आर्टिकल 14 में आप भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी का हक नहीं मिल रहा है महिलाओं को तो हम जेंडर के बेसिस पे ये उसके साथ अनाधिकार कर रहे हैं, यानी कि उसके अधिकार को हम क्या कर रहे हैं, उसके अधिकार का हम हनन कर रहे हैं। तो मैरी रॉय माउंटेड अ लीगल चैलेंज टू द लॉ आफ्टर शी वॉज आस्क्ड टू लीव हर फादर ऊटी कॉटेज। तो फादर की जो ऊटी में कॉटेज थी उससे जब उनको निकाला गया, दैट शी हैड रिटर्न टू अलॉन्ग विद हर 2 चिल्ड्रन आफ्टर हर डिवोर्स। तो रॉय वॉज रिप्रेजेंटेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय लॉयर्स इंदिरा जयसिंह और कामिनी जायसवाल के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने ये आर्ग्यू किया दैट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द ट्रैवनकोर सक्सेशन एक्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैन एंड वीमेन। तो जेंडर के बेसिस पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का हवाला देते हुए कहा गया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का हनन करते हुए, इनके अधिकारों को हनन करते हुए ट्रैवनकोर सक्सेशन एक्ट जो है वो महिला में और पुरुष में भेदभाव करती है। तो यानी कि इस एक्ट का यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, इस एक्ट का कोई भी रेलेवेंस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। एंड दैट द एक्ट वाज रिपग्नेंट टू इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जेंडर। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है 1925 का, वो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था, उसमें महिलाओं को भी वही हक था, पुरुषों को भी वही हक था। लेकिन जो ट्रैवनकोर एक्ट था उसमें आप कह सकते हैं कि उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन था, तो उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के जजमेंट में कहा कि भाई इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ज़्यादा सही है और इसी की बात मानी जानी चाहिए। तो उस टाइम पे बेंच थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे PN भगवती और जस्टिस RS पाठक थे। उन्होंने ये रूल किया कि इन केस द डिसीज्ड पेरेंट हैज़ नॉट लेफ्ट अ विल, यानी कि अगर मान लेते हैं जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है और अगर कोई विल नहीं छोड़ के जाते हैं, सक्सेशन विल बी डिसाइडेड एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्योंकि ट्रैवनकोर एक्ट से तो जेंडर, आप कहते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
तो जब वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम उससे फैसला नहीं लेंगे, हम जो फैसला लेंगे वो 1925 वाले इंडियन सक्सेशन एक्ट से लेंगे, जो इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी पे, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो, सभी पे लगेगा। तो वर्डिक्ट पुट एन एंड टू द सोशली सैंक्शनड प्रैक्टिस इन सीरियन क्रिश्चियन फैमिलीज टू डिनाई वीमेन राइट देयर राइटफुल शेयर इन इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आता है वार्निंग लेबल मोस्ट इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स। तो हार्मफुल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि हार्मफुल जो चीज़ें हैं शरीर के लिए, तो वार्निंग लेवल जो चीज़ों पे लिखा रहता है, पैकेटों पे लिखा रहता है खाने के, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो एक नई स्टडी पाई गई है भारत में, उसने ये पाया है कि जो वार्निंग लेवल्स है फूड पैकेट्स पे आर मोस्ट इफेक्टिव इन हेल्पिंग कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को ज़्यादा वही हेल्प करते हैं कि जैसे किसी चीज़ पे लिखा रहता है हाई इन शुगर, सैचुरेटेड फैट, सोडियम कितना है उसमें, नमक कितना है, तो ये सब चीज़ें। और ये भी कहा गया है कि जो हेल्थ स्टार रेटिंग है, कि अगर उस प्रोडक्ट पे हम हेल्थ स्टार रेटिंग देते हैं, तो अगर किसी प्रोडक्ट को असाइन करते हैं कि 1 स्टार से लेके 5 स्टार के बीच में, तो वो बहुत ही कम इफेक्टिव है, लीस्ट इफेक्टिव है, यानी उससे इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट बात आती है रोहिंग्यास के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफ्यूजीज़ के ऊपर बात चल रही है कि भारत में जो रेफ्यूजीज़ हैं, रोहिंग्याज हैं, तो भारत का उन पे क्या स्टैंड है। पिछले दिनों कुछ एक कंट्रोवर्सी रही कि जो भारत के मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये कह दिया कि सभी रोहिंग्यास को EWS के लिए बने हुए जो फ्लैट्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो बने हुए फ्लैट्स हैं, उनमें शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बाद गृह मंत्रालय से ट्वीट आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को भी शिफ्ट नहीं किया जाएगा, और वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको भारत में हैं, उनको भारत से बाहर म्यांमार वापस भेजा जाना चाहिए। तो 17 अगस्त को यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को EWS फ्लैट में रखा जाएगा और उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ दी जाएंगी, पुलिस प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसके कुछ टाइम बाद MHA ने कहा, अमित शाह ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, और रोहिंग्या जो हैं वो इलीगल फॉरेनर्स हैं जो भारत में आ गए हैं। नेक्स्ट आता है कि रोहिंग्या दिल्ली में रहते कहाँ हैं। तो रोहिंग्या जो हैं वो कालिंदी कुंज एक एरिया है, और मदनपुर खादर का जो एक गाँव है दिल्ली में, वहाँ पे, जो कि एरिया यूपी से लगता है, तो वहाँ पे वो सब लोग रहते हैं। 1200 रोहिंग्याज हैं अभी, जो ऑफिशियली कहा जा रहा है भारत में रह रहे हैं। हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अमंग द फर्स्ट बैच टू हैव अराइव्ड इन दिल्ली इन 2012। तो 2012 में पहले ऑफिशियली 1200 रोहिंग्याज आए थे, और धीरे धीरे अभी माना जा रहा है काफ़ी 40,000 के आसपास रोहिंग्याज भारत में हैं। तो आफ्टर दे प्रोटेस्टेड आउटसाइड द UNHCR, यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो रिफ्यूजी एजेंसी है दिल्ली में, जब उन्होंने वहाँ पे उनको प्रोटेस्ट किया, तो उनको बाद में रेफ्यूजी कार्ड मिल गया, जो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्राइज्ड पोजीशन है, यानी कि ऐसी चीज़ है जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है कि उनको UNHC का एक कार्ड मिला हुआ है। फिर जो FRRO ऑफिस होते हैं, यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उनका जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉरेनर्स को ट्रैक करने के लिए, उनकी वीज़ा को देखने के लिए, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोहिंग्यास को एक नई लोकेशन पे शिफ्ट किया जाना चाहिए। वो दिल्ली सरकार से हमेशा ये कह रहे हैं सिंस 2021। और FRRO अगर हम देखें तो ये किसके अंडर आता है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है, यानी कि MHA के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है व्हेन डिड द रोहिंग्या केम टू इंडिया। तो रोहिंग्या 2012-2013 से आने शुरू हो गए थे। तो रोहिंग्या एक एथनिक ग्रुप है, ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं इसमें, और ये रखाइन प्रोविंस है म्यांमार का। जब से म्यांमार के अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही थी, अलग अलग तरह के, वहाँ पे उनके साथ एथनिक क्लिनजिंग की गई, कि उनके अगेंस्ट हो गई म्यांमार की सरकार, तब से वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो म्यांमार हैज़ क्लासीफाइड दैम एज रेजिडेंट फॉरेनर्स। तो म्यांमार ने उनको कह दिया कि आप रेजिडेंट फॉरेनर्स हैं या एसोसिएट सिटीजन्स हैं, यानी कि उनको म्यांमार का एक्चुअल नागरिक नहीं माना गया, एसोसिएट सिटीजन्स माना गया है। तो दे वर फोर्स टू लीव म्यांमार इन लार्ज नंबर्स आफ्टर सेवरल वेव्स ऑफ वायलेंस विच फर्स्ट बिगेन इन 2012। तो बार बार उनके ऊपर वायलेंस होने लगा, वहाँ पे हमले होने लगे। तो 2012 के बाद से धीरे धीरे जो रोहिंग्यास थे वो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद आता है म्यांमार आर्मी रिवाइव्ड द अटैक्स इन 2017। फिर म्यांमार की आर्मी ने वापस से 2017 में अटैक करने शुरू कर दिए, और कई सारे रोहिंग्यास जो हैं वो भागकर बांग्लादेश में उन्होंने शरण ली। अराउंड 5 लाख रोहिंग्या, देखिए 5 लाख रोहिंग्यास जो थे वो सऊदी अरेबिया चले गए 2012 में। और जुलाई 29 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रोहिंग्या दिल्ली जो सबसे पहली बार आए थे 2012 में आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं कि भारत में रोहिंग्या सबसे पहली बार कब आए। तो भारत में रोहिंग्या सबसे पहली बार 2012 में आए। तो डिपोर्टेशन का प्रोसेस क्या अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, पहचाना जाता है, उनको पकड़ा जाता है, डिटेन किया जाता है। और जो पासपोर्ट एक्ट है और फॉरेनर्स एक्ट है 1946 और 1920 वाला एक्ट जो है पासपोर्ट का, और फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, इसके तहत उनको वापस भेज दिया जाता है जिस देश से वो आते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने कोई भी रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया गया है भारत के द्वारा। तो पावर्स टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट देम ये डेजिग्नेट किया गया है इस सरकार को, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को और
केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को, यानी कि यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। वंस अ फॉरेनर हैज़ बीन एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस फॉर स्टेइंग इलीगली विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, ही और शी इज़ प्रोड्यूस बिफोर द लोकल कोर्ट। तो अगर मान लेते किसी आप फॉरेनर को पकड़ लेते हैं, उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया लेकिन उसके बावजूद भी वो भारत में रह रहा है, तो अगर उसको पुलिस पकड़ लेती है तो वो उसको पेश करती है लोकल कोर्ट में। इफ़ द एक्यूज्ड इज़ फाउंड गिल्टी, अगर एक्यूज पाया जाता है कि वो गिल्टी है तो उसको 3 महीने से लेकर 8 साल तक की कैद हो सकती है, और उसकी कैद पूरी होने के बाद उसे उसके देश में भेज दिया जाएगा जिस देश से वो बिलोंग करता था। फॉरेन इनमेट्स आर मूव्ड टू डिटेंशन सेंटर्स टिल द कंट्री ऑफ ऑरिजिन वेरीफाइज एन एक्सेप्शन। उसके बाद फॉरेन इनमेट्स को डिटेंशन सेंटर, जो बहुत सारे भारत ने असम में बना भी रखे हैं, तो उन डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है, और जब तक उनका कंट्री उस पर्सन को पहचानता नहीं है और एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ ठीक है हमारे देश का नागरिक और हमारे यहाँ देश में भेज दीजिए, उसको डिटेंशन सेंटर में रहना होता है। उसके बाद उसको भेज दिया जाता है वापस से उसके देश में। भारत का स्टैंड क्या है रेफ्यूजीज़ पे देखें तो भारत ने 1951 का जो यूएन कन्वेंशन है उसको सिग्नेचर नहीं किया है, ना ही रेफ्यूजीज़ को, ना ही 1967 प्रोटोकॉल को। तो यानी कि रेफ्यूजीज़ का कन्वेंशन 1951 वाला और 1967 वाला जो प्रोटोकॉल है, दोनों ही भारत ने साइन नहीं कर रखे हैं। ऑल फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल्स जो भारत में ट्रीट किए जाते हैं वो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत की जाती हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 के, पासपोर्ट एक्ट 1920 के और सिटीजनशिप एक्ट 1955 के। तो इन सभी एक्ट्स के तहत उन सब लोगों का जो डिसीजन है वो लिया जाता है, और इन सभी एक्ट के तहत, कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट में बताया है कि फॉरेन नेशनल्स जो एंटर करके आए हैं भारत में बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, उनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाएगा। यानी कि वो भी कोई भी फॉरेन नेशनल किसी भी देश का हो सकता है और वो भारत में आता है और उसके पास वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो उसको हम इलीगल इमिग्रेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है तिब्बतन्स के लिए, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके लिए सितंबर 2 यानी सितंबर 2 की जो डेट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, उसकी क्या महत्वता है उनके लिए। तो तिब्बतन रेफ्यूजीज़ विश्व में अगर हम देखें पूरी दुनिया भर में 62वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तिब्बतन डेमोक्रेसी डे की, जो कि 2 सितंबर है। तो तिब्बतन डेमोक्रेसी डे अगर हम देखें तो वो क्या चीज़ है, उसको इस कम्युनिटी के अंदर मांगस्टो ड्यूचेन कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मांगस्टो ड्यूचेन अभी न्यूज़ में था, ये क्या है, ये तिब्बत का डेमोक्रेसी डे है, यानी कि उस दिन उसका लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है तिब्बत में। इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द तिब्बतन पीपल लिविंग इन एग्जाइल इन इंडिया। यानी कि जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइना के लोगों ने तिब्बतन्स को वहाँ से हटाया, वो वहाँ से भागे और भारत में आके उन्होंने शरण ली धर्मशाला में, और उन्होंने भारत में आके तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। कि एग्जाइल में है, एग्जाइल का मतलब है कि अपने देश से, अपनी जगह से बाहर भाग कर आपको एक पर्सन को भेज दिया गया है। तो जिस तरह से दलाई लामा वहाँ से भारत में आए और भारत में आके उन्होंने तिब्बत की सरकार बनाई, तो सितंबर 2 को उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उसके लिए डेमोक्रेसी डे के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या डेवलपमेंट्स हैं तिब्बतन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अगर हम देखें तो 2 सितंबर 1960 में पहली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे तिब्बतन पार्लियामेंट के, उन्होंने बोध गया में ओथ ली, यानी कि शपथ ली, टू इनॉग्रेट द तिब्बतन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो बोध गया के अंदर शपथ ली गई थी। 1963 में दलाई लामा इनेक्टेड द तिब्बतन कॉन्स्टिट्यूशन। 1963 में तिब्बतन कॉन्स्टिट्यूशन बना भारत में रहते रहते, बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी और यूनिवर्सल वैल्यूज़ के रूप में, यानी कि एक अच्छी अच्छी चीज़ें रखी गई उसमें। फॉलोइंग विच द फर्स्ट विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स वर इलेक्टेड। तो पहली बार ऐसा भी हुआ है कि विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी उसमें इलेक्ट किया गया है। 1975 में कशाग, जो कि एक एपेक्स बॉडी है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन की, उसने ये डिक्लेयर किया कि सितंबर 2 को हम फाउंडिंग डे मानेंगे तिब्बतन डेमोक्रेसी का। फिर 1991 में एक चार्टर पेश किया गया, तिब्बतन इन एग्जाइल वाज अडॉप्टेड, तो एक चार्टर पेश किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया। 1992 में तिब्बतन सुप्रीम जस्टिस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग द एग्जाइल कम्युनिटी टू द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि अब इससे क्या हुआ, यानी कि तिब्बतन सुप्रीम जस्टिस, यानी अब यहाँ पे देखिए कि तिब्बतन जो गवर्नमेंट भारत में चल रही है, तो तिब्बतन जो गवर्नमेंट भारत के अंदर चल रही है, तो उसमें लेजिस्लेचर भी हो गया है, एग्जीक्यूटिव भी हो गया है और जुडिशरी भी आ गया है। तो यानी कि जस्टिस कमीशन भी जब इस्टेब्लिश किया तो उससे जुडिशरी भी भारत में इंट्रोड्यूस कर दी गई, या भारत में कहने का मतलब यहाँ पे है कि तिब्बतन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस कर दी गई तिब्बतन सरकार के द्वारा। मेजर शिफ्ट इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द तिब्बतन पीपल वॉज मार्क्ड व्हेन द दलाई लामा अनाउंस्ड दैट ही वुड एज्यूम अ पोजीशन ऑफ सेमी रिटायरमेंट। तो अब कई सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी होने लगी, कल्चरल डेवलपमेंट भी होने लगी, जब दलाई लामा ने ये कहा कि वो एक सेमी रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब आता है बात कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो ये कहाँ पे है अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला को ही हम मान सकते हैं कि ये बेसिकली सीट है
तिब्बतन गवर्नमेंट की। तो तिब्बतन गवर्नमेंट जो चलती है, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो चल रही है भारत से, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चल रही है। इट हैज़ अ ब्रांच ऑफिस इन एवरी तिब्बतन सेटलमेंट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। उसके सभी के सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रांच ऑफिस हैं हर उस जगह पे जहाँ पे तिब्बतन जो हैं लोग, तिब्बतन लोग जो हैं सेटल्ड हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो अब्रॉड हो। उसमें 7 डिपार्टमेंट हैं। एक तो धर्म का डिपार्टमेंट है, संस्कृति का डिपार्टमेंट है, फिर होम यानी कि गृह मंत्रालय है, गृह डिपार्टमेंट है, गृह विभाग कह दें, फाइनेंस विभाग है, फिर एजुकेशन पढ़ाई के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है, इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और हेल्थ। यानी कि जिस तरह से एक देश की सरकार चलती है बाकायदा उस तरीके से ही एक देश की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को जो है हर 5 साल में डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। और तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल देखें तो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है, सीटीए की जो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है वो तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल है जो वापस भारत में है। उसमें 45 मेंबर्स हैं। 10 तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ट्रेडिशनल प्रोविंसेस के जो कि तिब्बत के थे, यूसांग, धोते और धोमी। 2 जो हैं वो 4 स्कूल जो हैं तिब्बतन बुद्धिज़्म के, जैसे थेरावेदा बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म, हिनायान बुद्धिज़्म। और तो जितने भी ये बुद्धिज़्म की जो स्कूल्स हैं, 4 स्कूल्स हैं, तो वहाँ से 2-2 लोग आते हैं। फिर 2 रिप्रेजेंट करते हैं तिब्बतन कम्युनिटीज़ को नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में, और एक करते हैं ऑस्ट्रेलेशिया से, फिर एशिया से, यानी कि इंडिया, नेपाल, भूटान का नहीं होगा इसमें मेंबर, एशिया से आएगा कोई, यानी कि एशिया में मंगोलिया से आ सकता है और भी किसी देश से आ सकता है, लेकिन इंडिया, नेपाल, भूटान से वो मेंबर नहीं होगा। भारत की क्या पॉलिसी अगर हम देखें तो इंडिया कंसिडर करता है कि दलाई लामा जो है वो एक रेवर्ड रिलीजियस लीडर हैं, यानी कि बहुत ही एक पूजनीय रिलीजियस लीडर हैं और एक ऑनर्ड गेस्ट हैं, लेकिन बट इट डज़ नॉट एनकरेज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बाय तिब्बतन्स। लेकिन भारत चाइना को खुश रखने के चक्कर में उनके द्वारा की गई जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको एनकरेज नहीं करता है, उनको बढ़ावा नहीं देता है। इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज एनी सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत फंक्शनिंग इन इंडिया। तो भारत सरकार का कहना ये है कि ऐसी कोई भी हम ये बात को नहीं मानते कि तिब्बत जो है, यानी कि भारत में रहकर जो दलाई लामा हैं या सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई एक सरकार चला रहा हो भारत में रह के, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये भारत का कहना है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आती है। सर्वावैक एक पहली इंडिजिनसली वैक्सीन बनाई गई है सर्वाइकल कैंसर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर, बहुत ज़्यादा एक ऐसा कैंसर है जो महिलाओं में आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, ज़्यादातर महिलाएं इससे पीड़ित हो रही हैं आजकल। तो साइंटिफिक कंप्लीशन हुआ है सर्वावैक का, भारत की पहली खुद यानी कि देसी रूप में इंडिजिनसली डेवलप की गई है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन है, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर को रोका जा सकता है डिस्पाइट बीइंग लार्जली प्रिवेंटेबल। अब देखिए जो ये वायरस, ये जो कैंसर है, इसको बहुत ज़्यादा हम रोक सकते हैं, प्रिवेंटेबल है, लेकिन जबकि ये चौथा सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है विमेन में पूरे विश्व में, अकॉर्डिंग टू द WHO। 2018 के अकॉर्डिंग 57,000 महिलाएं ऐसी थी जिनको ये डायग्नोज हुई थी ये डिजीज़, एंड इट अकाउंटेड फॉर 3,11,000 डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और पूरे विश्व में अगर हम देखें तो 3,11,000 महिलाओं की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो सर्वाइकल कैंसर भारत में कितना कॉमन है अगर हम देखें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 1/5 ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर विद 1.23 लाख केसेस। तो पूरे विश्व में अगर 1.23 लाख केसेस हैं तो उसमें से पाया जा रहा है कि 1/5 यानी कि 1/5 जो केसेस हैं वो भारत से हैं, और 67,000 डेथ्स हो रही हैं भारत में हर साल सर्वाइकल कैंसर की से। तो सर्वाइकल कैंसर से भारत में ही 67,000 डेथ्स हो रही हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी सर्वाइकल कैंसर के केसेस होते हैं उनके अंदर एक वायरस होता है जिसको हम HPV कहते हैं, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, यानी कि जब भी सेक्सुअली कांटेक्ट होता है 2 पर्सन्स के बीच में, मेल फीमेल के बीच में, तब ये वायरस जो है आ जाता है। वाइल द बॉडीज इम्यून सिस्टम यूजुअली गेट रिड्स ऑफ द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इम्यून सिस्टम जो है बॉडी का वो इस वायरस से निजात पा सकता है नेचुरली विद इन 2 ईयर्स। इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल द वायरस कैन लिंगर ओवर टाइम, और धीरे धीरे वो कुछ नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल सेल्स बनाता है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। देखिए जो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इससे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ये खुद ब खुद लड़ सकता है। तो धीरे धीरे जब ये खुद लड़ सकता है तो वो वायरस जो है कुछ टाइम में ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो वायरस, कुछ एक्सट्रीम केसेस में कुछ ऐसा होता है कि वो वायरस क्या करने लगता है, कुछ सेल्स बनाने लगता है। तो कुछ या तो नॉर्मल सेल बनाएगा और कुछ एबनॉर्मल सेल बनाएगा। तो जो वो एबनॉर्मल सेल बनाता है तो उसके वजह से कैंसर की जो बीमारी है वो पैदा हो जाती है। तो किसने डेवलप किया अगर हम देखें तो इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही डेवलप किया है, और भारत की जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलके प्रोजेक्ट को डेवलप किया है टू डेवलप द वैक्सीन। उसको इम्प्लीमेंट किया है 2011 में जो सेक्रेटरी हुआ करते थे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, डॉक्टर MK भान, तो उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है उसको भगत सिंह के नाम पे रखने की बात की जा रही है। पंजाब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये माना है
कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। राइस के प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में चावल वो भारत करता है। इट एक्सपोर्टेड 18.75 मिलियन मैट्रिक टन टू 150 कंट्री। तो 150 कंट्री से ज़्यादा 150 कंट्री से ज़्यादा देशों में या 150 से ज़्यादा देशों में अगर हम कहें तो वहाँ पे भारत ने चावल का निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है, जिससे उसको $6 बिलियन उसने कमाए हैं। वियतनाम टर्न्स आउट टू बी द सेकंड मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो वियतनाम दूसरे नंबर पे आता है और वो 6.5 मिलियन टन उसने प्रोड्यूस किया है 2021-2022 में। इट हैज़ टू बी मच मोर देन द 18.75 मिलियन टन्स फॉर इंडिया टू कंटिन्यू एंड एक्सपैंड इट्स रोल एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस। यानी भारत और भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, भारत अपनी पोटेंशियल के हिसाब से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं कि बीटी कॉटन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द जीन। देखिए बीटी कॉटन में अगर हम देखें या बीटी ब्रिंजल की बात करते हैं, बीटी मस्टर्ड की बात करते हैं, तो एक तो नॉर्मल क्वेश्चन ये आ सकता है कि बीटी क्या है। तो बीटी कॉटन में बीटी क्या है? बीटी है बैसिलस थेरेंजेनेसिस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसके वजह से ये चेंजेस आते हैं सीड के अंदर, बीज के अंदर। तो एल&टी ने एक कमीशन किया है पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे? हजीरा, गुजरात में। और नेपाल की प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल की प्रेसिडेंट हैं। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। इसमें कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।